नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश राव समाधान परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आज समाधान परिवार ने सफलतापूर्वक 16 जून का जो पेपर है वो सफलतापूर्वक आयोजन करवा दिया है। उसी का मैं हल लेके आया हूं। ये पेपर बेटा मैंने आपके लिए अब तक प्री VSTC के जितने भी पेपर हो चुके हैं उनका एनालिसिस करके और अभी हाल ही में जो PTT के 4 वर्षीय और 2 वर्षीय जो पेपर हुए थे उनका एनालिसिस करते हुए और 2023 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनका एनालिसिस करते हुए इस पेपर को मैंने आपके लिए बनाया है। तो आइए मेरे साथ अपन एक एक क्वेश्चन का हल देखते हैं। अपन ज़्यादा समय इस पर नहीं लेंगे क्योंकि अन्य क्लासें भी है। आपको रीजनिंग की क्लास, रीजनिंग का सॉल्यूशन नीरज जी सर करवा चुके हैं। मैं आपके सामने लेके आया हूँ सामान्य ज्ञान का सॉल्यूशन। तो आइए अपन 50 क्वेश्चन इसके हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, लाटी सीरीज क्या है? ऑप्शन ए है बेटा भूमिगत जल पट्टी, ऑप्शन बी है सेवण घास, ऑप्शन सी है वन संरक्षण कार्यक्रम और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर है भूमिगत जल पट्टी। ठीक है, अपन बात करते हैं। देखो अपने राजस्थान का, ये अपना राजस्थान है और यहाँ पर जैसलमेर जिला है और इस जैसलमेर के यहाँ पर मोहनगढ़ से लेकर, कहाँ से लेकर? मोहनगढ़ से लेकर पोकरण के मध्य, इन दोनों के मध्य 60 किलोमीटर की एक आंतरिक जल भ्रत पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल भ्रत, यानी जल पट्टी पाई जाती है। मोहनगढ़ से पोकरण के मध्य 60 किलोमीटर की आंतरिक जल भ्रत पाया जाता है, जिसे ही क्या कहा जाता है? लाटी सीरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाटी सीरीज कहा जाता है। और ये जो लाटी सीरीज है इसके दोनों ओर कौन सी घास होती है बेटा? सेवण घास होती है। कौन सी घास होती है? सेवण घास। और इस सेवण घास की अपन बात करें तो ये बहुत पौष्टिक घास होती है, बहुत पौष्टिक घास होती है। और ये जो घास है इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो लसीयूरिस सीडिकुस, जो कि एक किस आंतरिक पट्टी के पास पाई जाती है? तो आपके लाटी सीरीज आंतरिक जल पट्टी के पास पाई जाती है। तो ये जैसलमेर में है, मोहनगढ़ से पोकरण के मध्य 60 किलोमीटर की है। तो इसका आंसर क्या होगा अपने सही? भूमिगत जल पट्टी। आगे चलते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन देखें आप, राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार स्थित है? यानी उड़िया के पठार के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए है इसमें जयपुर, ऑप्शन बी है उदयपुर, ऑप्शन सी है सिरोही और ऑप्शन डी है प्रतापगढ़। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका आंसर आपके सिरोही। कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। अगर अपन बात करें तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? वो उड़िया का पठार है। उड़िया का पठार। और ये जो उड़िया का पठार है ये 1360 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 1360 मीटर। अगर अपन राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो कौन सी है? तो वो गुरु सीकर है, 1722 मीटर। लेकिन पठार की बात करें तो वो कौन सा है? उड़िया का पठार है। जबकि अपन शहर की बात करें तो वो कौन सा है? माउंट आबू है, जो कि 1200 मीटर ऊंचा है। इसीलिए राजस्थान का सबसे ऊंचा बसा शहर होने के कारण जो है इसे कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपिक्स की क्या दी थी? संज्ञा दी थी। ठीक है, तो उड़िया का पठार तो कहाँ पर स्थित है? आपके सिरोही में। जबकि राजस्थान में और भी पठार हैं, जैसे एक पठार है आपका भोमट का पठार। ये भोमट का पठार उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य है। लेकिन ये प्री VSTC में पहले प्रश्न पूछा हुआ है जिसमें आपको अलग अलग ऑप्शन दिए, तो इसका आंसर सही किसको माना गया? उदयपुर को। तो भोमट का पठार कहाँ पर है? उदयपुर को। वैसे किसके मध्य है? उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य। जबकि एक पठार अपन देखें, एक है ऊपरमाल का पठार। और ये किसके मध्य है? तो ये भेसरोडगढ़ चित्तौड़ से लेकर बिजोलिया मांडलगढ़ के मध्य जो है ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है? ऊपरमाल का पठार पड़ता है। ठीक है, जबकि
एक है आपके भोराट का पठार, और ये भोराट का जो पठार है ये किसके मध्य है, तो गोगुंदा उदयपुर से लेकर कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य कौन सा पठार पड़ता है, भोराट का पठार। तो चलिए अपन आगे चलते हैं। 53वां क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की कुबड़ पट्टी फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी कहाँ है। ऑप्शन ए है भरतपुर अलवर के मध्य, ऑप्शन बी है कोटा बूंदी, ऑप्शन सी है बांसवाड़ा डूंगरपुर, और ऑप्शन डी है नागौर से अजमेर के मध्य। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर अपन बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि नागौर और अजमेर के मध्य एक कौन सा है, नागौर, नागौर और अजमेर, इन दोनों के मध्य फ्लोराइड युक्त जल की पट्टी, जल पट्टी पाई जाती है, फ्लोराइड युक्त जल पट्टी पाई जाती है, जिससे इस पानी को पीने से अपने यानी कैल्शियम, हड्डियों में कैल्शियम की क्या हो जाती है, कमी, कैल्शियम की क्या हो जाती है, कमी, कैल्शियम की कमी हो जाती है। और कैल्शियम की कमी होने के कारण जो है अपनी हड्डियों में बांकपन आ जाता है। कौन सा पन आता है, बांकपन आ जाता है, और बांकपन आने के कारण जो है अपनी जो है कुबड़ निकल जाती है इसे, या फिर अपनी हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है। इसीलिए इस फ्लोराइड युक्त जल पट्टी को क्या कहा जाता है, फ्लोरोसिस ग्रस्त या कुबड़ पट्टी, कुबड़ निकल जाती है, इसलिए कुबड़ पट्टी का नाम इसे क्या दिया गया है। ठीक है, तो हाथ बेल्ट भी इसे ही कहते हैं, कुबड़ पट्टी को ही। ठीक है, तो ये किसके मध्य है, नागौर से अजमेर के मध्य। आगे चलते हैं अपन, 54वां क्वेश्चन है अपना, बेणेश्वर 3 नदियों के संगम पर अवस्थित है, निम्न में से कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं है पूछा है। तो बेणेश्वर 3 नदियों का संगम बनाता है, कौन कौन सी है, तो ऑप्शन ए देखते हैं बनास, ऑप्शन बी है माही, ऑप्शन सी सोम, और ऑप्शन डी है जाखम। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें अपन देखें तो इसका आंसर क्या होगा, बनास, यानी बनास इस त्रिवेणी संगम में शामिल नहीं है। तो अपन राजस्थान में कौन कौन से संगम होते हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। पहले संगम की बात करते हैं बेणेश्वर धाम, और बेणेश्वर धाम नावटापुरा में 3 नदियों का संगम होता है, और यह है आपके सोम, माही और जाखम, ये 3 नदियां संगम बनाती है। दूसरा संगम अपन देखें तो राजमहल टोंक, राजमहल वर्तमान में कहाँ पर है, केकड़ी। तो पहले कहाँ पर पड़ता था, टोंक में। तो ये यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ, एक तो बनास, एक डाई और एक खारी, ये 3 नदियाँ यहाँ पर क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। एक और संगम देखिए अपन तो रामेश्वरम सवाई माधोपुर, रामेश्वरम सवाई माधोपुर, जो कि मीणाओं का प्रयागराज कहलाता है। यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ, एक तो बनास, एक चंबल और एक सीप, ये 3 नदियाँ क्या बनाती है, संगम बनाती है। जबकि एक संगम और बात करें अपन बांसवाड़ा में एक संगम और बनता है, कौन कौन सी नदियाँ बनाती है, एक तो अनास, एक चाप और एक हारण, और एक बनता है बिगोत मांडलगढ़ भिलवाड़ा के अंदर, बिगोत मांडलगढ़ भिलवाड़ा के अंदर। किन किन नदियों का बनता है, तो यहाँ पर बनता है आपके बनास, बेड़च और मैनाली। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर अपन राजस्थान में त्रिवेणी संगम की बात करें तो ये 5 त्रिवेणी संगम बड़े प्रसिद्ध है। एक तो बिगोत मांडलगढ़ भिलवाड़ा, जो कि त्रिवेणी के नाम से ही जाना जाता है, बनास बेड़च मैनाली का संगम होता है। एक बांसवाड़ा में अनास साप हारण का होता है, और रामेश्वरम सवाई माधोपुर में बनास चंबल सीप का होता है, और राजमहल केकड़ी में बनास डाई और खारी का होता है। और जस्ट इसी संगम के जस्ट आगे जो है बिसलपुर कस्बे में बिसलपुर बांध बनाया गया है, और बेणेश्वर धाम सोम, माही, जाखम नदी का होता है। तो ये 3 नदियां यहाँ पर है, पर बनास नदी का यहाँ पर नहीं होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, आपके ए सही होगा। आगे चलते हैं अपन, 55 नंबर का क्वेश्चन देखें आप। राजस्थान के नवगठित 19 जिले व
संभाग किस समिति की सिफारिश पर बनाए गए? देखो, एक ऑप्शन ए है इसमें अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी है राम लुबाया समिति, ऑप्शन सी है रंगराजन समिति और ऑप्शन डी है परमेश चंद्र समिति। तो प्रिय विद्यार्थियों पर बात करें, सबसे पहले आंसर की अशोक मेहता समिति की, तो ये पंचायत राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायत राज से। अगर अपन रंगराजन समिति की बात करें तो ये निर्धनता उन्मूलन से, निर्धनता उन्मूलन इससे क्या है? संबंधित है। और परमेश चंद्र कमेटी जो है ये पहले राजस्थान में नए जिलों की खोज के लिए, यानी नए जिले बनाने के लिए इसको क्या किया गया था? गठित किया गया था। लेकिन इस समिति को खारिज कर दिया गया है और अभी वर्तमान में जो 19 नए जिले और 3 नए संभाग बने हैं वो राम लुबाया समिति की सिफारिश पर बने हुए हैं। किस पर बने हैं? राम लुबाया समिति की सिफारिश पर। और ये जो राम लुबाया जी है ये पहले राजस्थान निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष भी थे, यानी निर्वाचन आयुक्त भी थे। तो राम लुबाया समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 2019 में हुआ था और 17 मार्च 2023 में राम लुबाया समिति ने अपनी रिपोर्ट क्या की थी? यानी पेश की थी। और 17 मार्च 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत ने राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की क्या की थी? घोषणा की थी। ये घोषणा तो कब हुई थी? 17 मार्च 2023 को। लेकिन 4 अगस्त 2023 को राजस्व मंडल ने इसकी अधिसूचना क्या की थी? जारी की थी। और राजस्व मंडल की अधिसूचना जारी होने के बाद में 7 अगस्त 2023 को राजस्थान में 19 नए जिले और प्लस 3 संभाग और क्या कर दिए गए थे? नए बना दिए गए थे। तो ये किसकी सिफारिश पर? राम लुबाया समिति की सिफारिश पर। आगे चलते हैं अपन। आपका 56वां क्वेश्चन है। 56वां क्वेश्चन है, डेबर झील के नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन ए है डीडवाना, ऑप्शन बी है पिछोला, ऑप्शन सी है जयसमंद, ऑप्शन डी है कोलायात। तो इसका आंसर आपके हैं जयसमंद। यानी डेबर झील का ही प्राचीन नाम क्या है? जयसमंद झील का ही प्राचीन नाम क्या है? डेबर झील। और इस झील का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो इस झील का निर्माण गोमती नदी के ऊपर, किस नदी के ऊपर? गोमती नदी के ऊपर जय सिंह ने, महाराणा जय सिंह ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और ये जो जयसमंद झील है, अगर इस जयसमंद झील की बात करें तो ये राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कौन सी झील है? कृत्रिम झील है। कैसी झील है? कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील का मतलब मानव के द्वारा निर्मित। तो अगर अपन जयसमंद झील की बात करें तो ये एशिया महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी, एशिया महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी, भारत की दूसरी सबसे बड़ी और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की क्या है? कृत्रिम झील है। जबकि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील की बात करें तो वो कौन सी है? पुष्कर झील है। मीठे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील तो है पुष्कर, जबकि कृत्रिम कौन सी है? जयसमंद झील है। और इसी जयसमंद झील को डेबर झील के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो ये भारत की दूसरी है, एशिया महाद्वीप की दूसरी है, कृत्रिम झील है सबसे बड़ी। तो पहली कौन सी है? तो पहली सबसे बड़ी झील है गोविंद सागर झील। कौन सी झील है? गोविंद सागर झील। आगे चलते हैं अपन। 57वां क्वेश्चन आपका, चंबल घाटी विकास योजना एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके पानी और बिजली में बराबर के हिस्सेदार हैं। ऑप्शन ए है राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान और मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान और पंजाब। तो इसका सही आंसर है राजस्थान और मध्य प्रदेश। यानी चंबल घाटी विकास परियोजना जो है वो 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, एक तो राजस्थान और एक मध्य प्रदेश।
अगर सिंचाई परियोजना की बात करें तो ये 4 प्रकार की होती है। एक सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, एक मध्यम सिंचाई परियोजना, एक वृहद सिंचाई परियोजना और एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना का मतलब क्या होता है, तो ऐसी परियोजना जो एक के साथ अनेक उद्देश्यों को लेकर चलती है, जैसे पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन, जल परिवहन आदि, जिससे जो है उद्देश्य की पूर्ति होती हो, उसे बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कहते हैं। और ये जो चंबल नदी घाटी परियोजना है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। इसकी बात करें अपन तो इसमें राजस्थान प्लस एमपी इन दोनों का कितना हिस्सा है, तो जल की बात करें तो दोनों का 50-50% मिलता है। दोनों को कितना मिलता है, 50-50%। जबकि विद्युत उत्पादन की बात करें तो विद्युत उत्पादन कितना होता है, इससे विद्युत उत्पादन की बात करें तो कुल तो होता है 386 मेगावाट। जबकि इसमें राजस्थान को कितना मिलता है, राजस्थान को मिलता है 193 मेगावाट, जबकि एमपी को भी मिलता है 193 मेगावाट। तो विद्युत उत्पादन में तो 193 मेगावाट और जल विद्युत में भी जल का बंटवारा भी 50-50%, यानी 50% ही राजस्थान को मिलता है और 50% ही किसको मिलता है, एमपी को मिलता है। जबकि अगर अपन माही बजाज सागर परियोजना की बात करें तो वो गुजरात और राजस्थान की परियोजना है, जिसमें राजस्थान को 45% और आपके गुजरात को 55% जल मिलता है। आगे चलते हैं अपन। अट्ठावनवां क्वेश्चन देखो आप, माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। तो अगर अपन बात करें, ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, ऑप्शन बी है ये शुष्क है अर्ध शुष्क पतझड़ वन, ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और ऑप्शन डी है आर्द्र मानसूनी वन। तो अगर अपन बात करें तो इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगर अपन वनों की बात करें तो वनों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है प्रशासनिक दृष्टि से और एक बांटा गया है भौगोलिक दृष्टि से। भौगोलिक दृष्टि से वनों के 5 प्रकार है और प्रशासनिक दृष्टि से 3 प्रकार है। कितने प्रकार है, 3 प्रकार। एक तो है इसमें आपके बात करें अपन तो आरक्षित, एक है रक्षित और एक है अवर्गीकृत। जबकि अगर अपन इधर बात करें तो एक तो हो गया आपके उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, एक हो गया अर्ध शुष्क पतझड़ वन, एक उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और एक हो गया आपके शुष्क सागवान वन, चौथा हो गया शुष्क सागवान वन। तो ये 5 जो है 5 प्रकार के कुल क्या हो गए, वन हो गए। 4 तो ये और एक 5वां शुष्क सागवान वन। तो इसमें सही आंसर कौन सा, आपके उपोष्ण उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जो केवल माउंट आबू सिरोही में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, माउंट आबू सिरोही। और कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं, 0.38 अभी वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार 0.39% भाग पर पाए जाते हैं। जबकि उष्णकटिबंधीय कंटीले वन 6.23% भाग पर पाए जाते हैं। जबकि अर्ध शुष्क पतझड़ वन जो है ये 58.11% भाग पर पाए जाते हैं। जबकि आर्द्र मानसूनी वन ये 28.40% भाग पर पाए जाते हैं। और शुष्क सागवान की बात करें तो ये आपके 6.29% भाग पर पाए जाते हैं। और अगर अपन इधर आरक्षित वनों की बात करें तो ये आपके 37% भाग पर, रक्षित वनों की बात करें तो ये आपके 54.49% भाग पर। और अवर्गीकृत वन जो है यह आपके 6.05% भाग पर क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। आरक्षित वन का मतलब ऐसे वन जिसमें लकड़ी काटने पर और पशु चारण पर प्रतिबंध होता है। और रक्षित वन भी यही होते हैं, लेकिन इसमें लाइसेंसधारी व्यक्ति को लकड़ी काटने का जो है दिया जाता है। और अवर्गीकृत वन में आप लकड़ी भी काट सकते हैं और पशु चारण भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं अपन। उनसाठवां क्वेश्चन है आपके, ताल चापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है सीकर, ऑप्शन बी है झुंझुनू, ऑप्शन सी है दौसा और ऑप्शन डी है चूरू। तो इसका सही आंसर क्या है प्यारे बच्चों, चूरू। तो कृष्ण मृग का मतलब काले हिरण।
काले हिरणों के लिए, काला हिरण के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है आपके? तो चूरू प्रसिद्ध है। हरे कबूतरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? अगर अपन बात करें तो हरे कबूतर हेतु प्रसिद्ध है आपका सरिस्का अभ्यारण्य। कौन सा है? सरिस्का अभ्यारण्य। अगर अपन बात करें भेड़ियों हेतु कौन सा प्रसिद्ध है? तो भेड़ियों हेतु प्रसिद्ध है आपके कुंभलगढ़ राजसमंद, कुंभलगढ़ राजसमंद। अगर अपन बात करें सर्प की बात करें तो सर्पों हेतु कौन सा प्रसिद्ध है? तो शेरगढ़ अभ्यारण्य। और शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर पड़ता है? बारां में। एक अभ्यारण्य घड़ियालों हेतु कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो चंबल अभ्यारण्य। घड़ियालों हेतु चंबल अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? चंबल अभ्यारण्य। जबकि उड़न गिलेरी हेतु कौन सा? उड़न गिलेरी हेतु, उड़न गिलेरी हेतु। और सिंदूर के वृक्षों हेतु कौन सा है? तो सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़। तो इस प्रकार से बहुत सारे अभ्यारण्य हैं जो अलग अलग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। बाघों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो रणथंभौर, सवाई माधोपुर। आगे चलते हैं अपन। 60वां क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी स्थित है। तो इसकी बात करें अपन तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है उदयपुर, ऑप्शन सी है अजमेर, ऑप्शन डी है जयपुर। तो इसका सही आंसर क्या है? जोधपुर। तो अगर बात करें अपन काजरी की, काजरी, काजरी, काजरी का पूरा नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर बात करें प्रारंभ से तो 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, जबकि इसका मरुभूमि वन संरक्षण विकास के तौर पर इसे 1959 में इसकी वापस दोबारा क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, ठीक है। और दोबारा जब स्थापना हुई 1959 में तो इसे क्या नाम दिया गया था? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का क्या दिया गया था? नाम दिया गया था। वर्तमान में इसके 6 संभाग और 4 अन्य क्षेत्र है। 4 अन्य क्या है? इसके क्षेत्रीय केंद्र है जो कहाँ कहाँ पर है? तो एक तो आपके हो गया जोधपुर, एक तो हो गया बीकानेर, एक हो गया जैसलमेर, एक हो गया आपके भुज गुजरात, और एक हो गया आपके लेह, ठीक है। तो ये 4 क्या हो गए आपके? इसके क्षेत्रीय केंद्र हो गए। आगे चलते हैं अपन। देखो 61वां क्वेश्चन देखो आप, भील जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है प्रिय विद्यार्थियों जूमिंग, ऑप्शन बी है वालरा, ऑप्शन सी है कुमारी, ऑप्शन डी है चेना। अगर मैं चारों ऑप्शन की बात करूं तो ये स्थानांतरित कृषि के ही नाम है, लेकिन अगर अपन बात करें तो राजस्थान में भीलों के द्वारा की जाने वाली जूमिंग कृषि यानी स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले बात तो समझे आपकी जूमिंग कृषि। स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? जूमिंग कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? जूमिंग कृषि कहते हैं। लेकिन वालरा कृषि ये दक्षिणी राजस्थान में वागड़ क्षेत्र में भीलों के द्वारा सर्वाधिक की जाती है वालरा कृषि। इसके 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 2 रूप। 2 रूप कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है इसका दजिया और एक होता है चिमाता। भीलों के द्वारा दक्षिणी राजस्थान में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं बेटा? वालरा कहते हैं। इसके 2 रूप है, एक तो दजिया, एक चिमाता। दजिया कहते हैं मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली को, दजिया किसे कहते हैं? मैदानी क्षेत्र में की जाने वाली जूमिंग कृषि को यानी स्थानांतरित कृषि को, और चिमाता कहते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को। आप इसको कैसे पकड़ सकते हैं? तो आप इधर बोर्ड पे देखें, ये दह और इधर क्या है? मैदान में दह आ रहा है, तो आप दह से दह को मिला सकते हैं, यानी दजिया कहाँ पर? मैदानी में, और चिमाता कहाँ पर? पहाड़ी में। तो वालरा कृषि की जाती है भीलों के द्वारा, जबकि कुमारी कृषि ये कहाँ पर की जाती है? ये भी जूमिंग कृषि है, लेकिन ये की जाती है केरल के पश्चिमी तट पर की जाती है। जबकि चेना कहाँ पर की जाती है? ये की जाती है श्रीलंका के अंदर। कहाँ पर की जाती है? श्रीलंका के अंदर। आगे चलते हैं अपन। 62वां क्वेश्चन देखें आप, HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो अगर बात करें अपन तो ऑप्शन ए है बालोतरा, ऑप्शन बी है बाड़मेर, ऑप्शन सी है जोधपुर, ऑप्शन डी है झालोर।
तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इस प्रश्न को नई दृष्टि से डाला है और आपको इसको नई दृष्टि से ही करना है। तो इसका सही आंसर है बालोतरा। वर्तमान में 19 नए जिलों का गठन होने के बाद में और 3 नए संभाग बनने के बाद में ये किस जिले में आ गई है? बालोतरा में। लेकिन पहले किस जिले में थी? बाड़मेर में। तो अगर आपके प्रश्न ऐसा आता है तो आप इसको नवीनतम दृष्टि से और पुरानी दृष्टि से, दोनों दृष्टि से ध्यान रखना बेटा। आपको राजस्थान का जीके हाल में पुराना और नया दोनों याद रखना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, ऐसे क्वेश्चन को क्या कर पाओगे? सोल्व कर पाओगे। तो इसका सही आंसर क्या है? बालोतरा। अगर बालोतरा ऑप्शन में नहीं होता तो किसको करते हैं अपन? बाड़मेर को। लेकिन बालोतरा है इसलिए किसको करेंगे? बालोतरा को। तो अपन बात करें राजस्थान प्लस HPCL, इन दोनों की बात करें तो इसमें राजस्थान का हिस्सा तो कितना बेटा? तो राजस्थान का हिस्सा तो इसमें 24%, जबकि HPCL का कितना है? 76%। दोनों का राजस्थान तो कितना इन्वेस्टमेंट करेगा? 24%, और HPCL कितना करेगी? 76%। दोनों के द्वारा जो है इसका क्या किया जाएगा? संचालन किया जाएगा। आगे चलते हैं अपन। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, खोदरीबा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है तांबे की खान, ऑप्शन बी लोहा अयस्क के खान, ऑप्शन सी कोयले की खान, और ऑप्शन डी चांदी की खान। बड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा बेटा? तो इसका सही आंसर होगा ए, तांबे की खान। देखो समझे, अगर अपन खोदरीबा की बात करें, राजस्थान में 2 क्षेत्र हैं, एक तो है खोदरीबा, और ये खोदरीबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। लेकिन और ये खोदरीबा कहाँ पर पड़ता है पहले ये भी समझने में। खोदरीबा पड़ता है अलवर के अंदर। कहाँ पड़ता है? अलवर के अंदर। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। लेकिन एक है राजपुर दरीबा, राजपुर दरीबा, और ये राजपुर दरीबा पड़ता है बेटा राजसमंद में। कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। और ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके चांदी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चांदी, सीसा और जस्ता, इन तीनों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तांबे की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है? तो तांबे की सबसे बड़ी खान है खेतड़ी सिंगाना नीमका थाना के अंदर, जो कि पहले झुंझुनू में आती थी। जबकि चांदी की सबसे बड़ी खान कहाँ पर है? तो जावर माइंस उदयपुर के अंदर। आगे चलते हैं अपन। बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? ऑप्शन ए है झालावाड़, ऑप्शन बी है चित्तौड़, ऑप्शन सी है बूंदी, और ऑप्शन डी है कोटा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? आपके कोटा। तो इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र तो कहाँ पर है? कोटा में। जबकि अगर अपन बात करें आपके ग्रीन एग्रो फूड पार्क की, ग्रीन एग्रो फूड पार्क की, तो ये कहाँ पर है आपका? तो ये आपके रूपनगढ़ अजमेर के अंदर। कहाँ पर है? रूपनगढ़ अजमेर के अंदर। जबकि अगर अपन बात करें एग्रो फूड पार्क की, एग्रो पार्क की, तो ये राजस्थान में कितने हैं? 4 है। कहाँ कहाँ पर है? तो श्रीगंगानगर है, एक आपके कोटा में है, एक अलवर में है, और एक आपके जोधपुर में है। जबकि स्पाइस पार्क की बात करें, स्पाइस पार्क या मसाला पार्क, तो ये भी कहाँ पर है? जोधपुर में। जबकि दूसरा कहाँ पर बनाया गया है? कोटा के अंदर। कहाँ बनाया गया है? कोटा के अंदर। जबकि अगर अपन बात करें कि राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं? तो राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहते हैं बेटा कोटा को। किसे कहते हैं? कोटा को। जबकि राजस्थान की टेक्सटाइल नगरी या मैनचेस्टर किसे कहते हैं? मैनचेस्टर, तो वो कहते हैं आपके भीलवाड़ा को। किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को। भीलवाड़ा को ये दर्जा कब दिया गया था? तो 2009 में। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में राजस्थान की 14 सूती वस्त्र मिलें क्या की जाती है? पाई जाती है। इसीलिए इसे राजस्थान के मैनचेस्टर का क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 2009 में। जबकि राजस्थान का न्यू मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भिवाड़ी अलवर को। आगे चलते हैं अपन। देखो, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है। तो ऑप्शन ए है 833, ऑप्शन बी है 888, ऑप्शन सी है 800, और ऑप्शन डी है 927। तो इसका सही आंसर है प्रिय विद्यार्थियों 888। कितना है? 888। तो अपन बात कर लेते हैं। देखो,
0 से 6 आयु वर्ग की बात करें तो इनका लिंगानुपात कितना है राजस्थान में 888, जबकि भारत में बात करें तो 919 है। कितना है 919। तो अगर 0 से 6 आयु वर्ग के कुल तो कितना है 888। अगर अपन इसकी बात करें कि शहरी क्षेत्र में कितना है तो शहरी क्षेत्र में है 872, और अगर अपन ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो 833। अगर अपन बात करें राजस्थान के कुल लिंगानुपात की तो कितना है 928। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ये तो उसे क्या कहते हैं लिंगानुपात। ठीक है, तो 928 किसका है राजस्थान का कुल लिंगानुपात है। कौन सा स्थान है राजस्थान का 21वां। देश में लिंगानुपात के मामले में राज्य का 21वां स्थान है। कौन सा स्थान है 21वां। जबकि अपने राजस्थान में अगर अपन सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो वो कहाँ का है डूंगरपुर का। एक तो डूंगरपुर का है, एक आपके राजसमंद का है और एक आपके पाली का है। ठीक है, कहाँ का है। और सबसे कम की बात करें तो कहाँ का है, एक तो आपके धौलपुर का है, एक आपके जैसलमेर का है और एक आपके करौली का है। तो सर्वाधिक तो है डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, और सबसे न्यूनतम कहाँ का है धौलपुर, जैसलमेर और करौली का है। आगे चलते हैं अपन। 66वां क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए है रावत भाटा, ऑप्शन बी है सूरतगढ़, ऑप्शन सी है उदयपुर, ऑप्शन डी है भीलवाड़ा। तो इसका सही आंसर है रावत भाटा। कौन सा है रावत भाटा। अगर अपन रावत भाटा की बात करें तो 1965 में यहाँ पर परमाणु केंद्र यानी RAPP, ठीक है ना, यानी रावत भाटा एटॉमिक परमाणु परियोजना के नाम से क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। पूरे देश में वर्तमान में 7 परमाणु केंद्र यानी संयंत्र है, जबकि राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है कहाँ पर, नापला गांव में। नापला गांव, और ये नापला गांव कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा। कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा में। ठीक है, तो दूसरा प्रस्तावित ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। जबकि 1965 में तो इसकी स्थापना हुई थी, जबकि 1973 में इसने कार्य करना क्या किया था, प्रारंभ किया था। किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो कनाडा देश के सहयोग से। कनाडा देश के सहयोग से इसे क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। इसके अलावा आप अगर बात करें अपन तो तारापुर महाराष्ट्र जो कि देश का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, और उसके अलावा नरोरा यूपी के अंदर है, केगा कर्नाटक के अंदर है, ठीक है, काकरापार गुजरात के अंदर है, कड़नकुलम और कलपक्कम ये तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, तो राजस्थान का दूसरा कहां पर है, नापला गांव, बांसवाड़ा। इसका सही आंसर क्या है, रावत भाटा। आगे चलते हैं अपन। 67वां क्वेश्चन आपके, राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई दिसंबर 2020, जुलाई 2021, अगस्त 2020 और अप्रैल 2024। तो इसका सही आंसर है जुलाई 2021। अगर अपन बात करें इको टूरिज्म नीति की तो 5 जुलाई 2021 को इसे क्या किया गया था, जारी किया गया था। लेकिन अगर अपन बात करें कि वन नीति की, तो वन नीति की बात करें, वन व पर्यावरण नीति की, तो राजस्थान पहला राज्य है, राजस्थान फर्स्ट राज्य है, राजस्थान पहला राज्य है जिसने 18 फरवरी 2010 को वन नीति क्या की थी, जारी की थी। जबकि राजस्थान की 2023 की वन नीति की घोषणा भी हो चुकी है। कब हुई थी, तो 5 जून 2023 को, 5 जून 2023 को। जबकि इको टूरिज्म नीति कब लागू हुई थी, 5 जुलाई 2021 को। आगे चलते हैं अपन। 68वां क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है, ऑप्शन ए बीबी लाल, ऑप्शन बी है एमडी खरे, ऑप्शन सी है बीके थापर और ऑप्शन डी है अमलानंद घोष। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन बड़ा प्रचलित है और बार बार जो है ये एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, प्री बीएसटी एग्जाम में। ये चारों जो पुरातत्ववेत्ता है ये कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है, लेकिन सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो किसको है, अमलानंद घोष को, जिन्होंने 1952 में इस सभ्यता को प्रकाश में लेकर आए थे। और ये कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ पर है, हनुमानगढ़ जिले में। और किस नदी के किनारे हैं, तो घग्गर नदी के किनारे हैं। किसके किनारे हैं, घग्गर नदी के किनारे। आगे चलते हैं अपन।
गुणचित्रवा क्वेश्चन है आपका। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय संघर्ष में राजपुताने की किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? तो ऑप्शन ए है चौहान, ऑप्शन बी है गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन सी है परमार और ऑप्शन डी है गोहिल। तो प्रिय विद्यार्थी इसका सही आंसर है गुर्जर प्रतिहार। देखो त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत जो है प्रतिहार शासक वत्सराज के समय हुई थी और ये 3 राजवंशों के मध्य हुआ था। एक तो राजस्थान के कौन से थे? गुर्जर प्रतिहार, बंगाल के थे पाल वंश और दक्षिणी भारत मान्य के महाराष्ट्र के थे राष्ट्रकूट। तो गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट, इन तीनों वंशों के मध्य जो है कौन सा संघर्ष चला था? त्रिपक्षीय संघर्ष चला था और ये 100 वर्षों से भी अधिक जो है ये संघर्ष चला था। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ऑप्शन ए है विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज फर्स्ट, ऑप्शन सी है अर्णोराज, ऑप्शन डी अजयराज। तो इसका सही आंसर आपके विग्रहराज चतुर्थ। और ये विग्रहराज चतुर्थ को बिसल देव के नाम से भी क्या किया जाता था? जाना जाता था, बिसल देव। ये जो विग्रहराज चतुर्थ थे, इन विग्रहराज चतुर्थ ने किसका निर्माण करवाया था? संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण करवाया था, जिसको गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि मोहम्मद गौरी का सेनापति था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत महाविद्यालय को यानी हटाकर इसकी जगह अढ़ाई दिन का झोपड़े का क्या करवाया? निर्माण करवाया, जो कि कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। इसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं? तो 2 किंवदंतियाँ इसके पीछे। एक किंवदंती तो ये है कि यहाँ पर अढ़ाई दिन में इसका निर्माण हुआ था, पर यह किंवदंती सही बैठती नहीं है, इसलिए इसकी सही किंवदंती है क्योंकि यहाँ पर अढ़ाई दिन पंजाब सा पीर का क्या बढ़ता है? उर्स, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहते हैं। तो कौन सा शासक था? विग्रहराज। और विग्रहराज चतुर्थ का जो है काल चौहान वंश का स्वर्ण काल कहलाता है। इन्होंने दिल्ली तक अपनी साम्राज्य को क्या किया था? विस्तार किया था और दरबारों के विद्वानों के जो है आश्रयदाता थे, स्वयं भी विद्वान थे। कवि बंधु यानी कवि बांधव आदि, कटिबंधु आदि, वाणी विलास आदि उपाधियों से क्या थे? विभूषित थे। और इन्होंने ही बिसलपुर झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। आगे चलते हैं। ये तरह क्वेश्चन आपका। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए विवश करने वाला शासक था? ऑप्शन ए है सवाई जय सिंह, ऑप्शन बी है राजा मान सिंह, ऑप्शन सी है जसवंत सिंह और ऑप्शन डी है मिर्जा राजा जय सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य 11 जून 1665 को कौन सी संधि हुई थी? आपके पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर दुर्ग कहां पर पड़ता है? तो महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है राव चंद्रसेन, ऑप्शन राव गांगा, ऑप्शन सी अजीत सिंह, ऑप्शन डी है सूर सिंह। तो इसका सही आंसर आपके राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन जो है, ये राव चंद्रसेन को कब से कब तक शासक रहे? तो 1562 से लेकर 81 तक क्या रहे थे? ये शासक रहे थे। और ये अपने साम्राज्य को प्राप्त करने में क्या रहे थे? असफल रहे थे। एक बार उन्हें जब नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार करने गए थे और अधीनता स्वीकार किए बिना लौट गए, तो जब इन्होंने अकबर ने इन पर आक्रमण किया था, तो ये यहाँ से छोड़कर भद्राजुन, सिवाना और भद्राजुन चले गए थे और भद्राजुन से रामपुरा के पहाड़ों और कानूजा के पहाड़ों में रहे, ठीक है। और वहाँ पर उन्हें जनता से लूटपाट प्रारंभ कर दी थी, तो जनता भी इनसे क्या हो गई थी? नाराज हो गई थी। तो ये जब तक जिए तब तक दर बदर भटकते रहे, अपने साम्राज्य को प्राप्त करने में असफल रहे। इसीलिए इन्हें इतिहास में विस्मृत नायक या भूला बिसरा राजा या मारवाड़ का प्रताप विश्वेश्वरनाथ रेहू ने कहा था, आदि नामों से क्या किया जाता है? इन्हें जाना जाता है। आगे चलते हैं अपन। 73वां क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक को राजपुताने का कर्ण कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है कुंभा, ऑप्शन बी है प्रताप सिंह, ऑप्शन सी है राय सिंह, ऑप्शन डी है जसवंत सिंह।
तो इसका सही आंसर है प्रिय विद्यार्थियों राय सिंह। बीकानेर के राय सिंह जो कि 1574 से लेकर 1612 तक बीकानेर के शासक रहे थे और इन्होंने अकाल के समय अपने जो है धन के दरवाजे खोल दिए थे, इसीलिए इन्हें जयपुर के इतिहासकार मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का क्या बताया, कर्ण बताया, जबकि कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं तो लूण कर्ण को कहते हैं। आगे चलते हैं अपन। निम्न में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है करौली प्रजामंडल, त्रिलोकचंद माथुर, ऑप्शन बी है बीकानेर पंडित हरिनारायण शर्मा, ऑप्शन सी है मेवाड़ बलवंत सिंह मेहता, ऑप्शन जैसलमेर और मीठालाल व्यास। तो इसका सही आंसर आपके बीकानेर पंडित हरिनारायण शर्मा। पंडित हरिनारायण शर्मा का संबंध अलवर प्रजामंडल से है। किससे है? अलवर प्रजामंडल से है। इसका बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे तो मेघाराम वेद्य। कौन थे? मेघाराम वेद्य। तो इसका ये क्या है? असुमेलित है, तो अपने को असुमेलित ही ढूंढना था, तो इसका बी आंसर क्या आपके सही है। आगे चलते हैं अपन। 75वां क्वेश्चन देखें आप। राव कृष्ण सिंह ने 1903 में चौरी कर लगाया, ये है। ऑप्शन ए है उत्तराधिकार कर, ऑप्शन बी पुत्री के विवाह पर लिया जाने वाला कर, ऑप्शन सी पावना कर और ऑप्शन डी कमटा कर। तो इसका सही आंसर है पुत्री के विवाह पर लिया जाने वाला कर। जो पुत्री का विवाह करते हैं तो उसके लिए मंडप बनाते हैं, मंडप को क्या कहा जाता है? चौरी। और बिजोलिया किसान आंदोलन में पढ़ा था अपन ने कि 1903 में यहाँ के शासक कृष्ण सिंह ने जो है चौरी कर लगा दिया था। और ये चौरी कर के रूप में जो जब पुत्री का विवाह करते थे तो 5 रुपये, या तो 5 रुपये या 13 रुपये अभी वर्तमान में जो 10th की पुस्तक चलती है राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास उसके अनुसार, और 5 रुपये हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों के अनुसार। तो इसीलिए आपको दोनों ध्यान रखना है। तो पुत्री के विवाह पर लिया जाने वाला कर क्या कहलाता है? चौरी कर कहलाता है। आगे चलते हैं। 76वां क्वेश्चन देखें आप। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी जोधपुर। तो इसका सही आंसर है आपके बांसवाड़ा में आश्विन पूर्णिमा के दिन जो है 17 नवंबर 1913 को कब? 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम पर जो भगत आंदोलन के प्रणेता गुरु गोविंद गिरी जो है यहाँ पर शांति सम्मेलन का आयोजन कर रहे थे भीलों को लेकर। तो यहाँ पर MBC ने, मेवाड़ भील कोर ने यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे लगभग 1500 भील मारे गए। इसीलिए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से क्या किया जाना जाता है। जबकि महात्मा गांधी ने अपने पत्र यंग इंडिया में राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड निमोचना कांड को बताया, जो कि अलवर में हुआ था। आगे चलते हैं अपन। 77वां प्रश्न है, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया? तो ऑप्शन ए है आपके सरदार पटेल, ऑप्शन बी है जमनालाल बजाज, ऑप्शन सी है KM मुंशी और ऑप्शन डी है हीरालाल शास्त्री। तो इसका सही आंसर है KM मुंशी, कन्हैया माणिकलाल मुंशी के कहने पर जो है मत्स्य संघ एकीकरण के प्रथम चरण का नाम क्या रखा गया था? मत्स्य संघ। 4 रियासतों को मिलाकर अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इन 4 रियासतों को मिलाकर इसका नाम क्या रखा गया था? यानी मत्स्य संघ। लेकिन इस मत्स्य संघ नाम का विरोध किसने किया था? तो भरतपुर के मानसिंह देशराज ने इसका क्या किया था? विरोध किया था। और इसी मत्स्य संघ को एकीकरण के 5वें चरण में यानी 15 मई 1949 को शंकर राव समिति की सिफारिश पर वृहद राजस्थान में क्या किया गया था? मिला दिया गया था, जिससे संयुक्त वृहद राजस्थान का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। आगे चलते हैं अपन। प्रश्न है 78वां प्रश्न, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल दुर्ग हैं? तो ऑप्शन ए है चित्तौड़गढ़, गागरोन आमेर, ऑप्शन बी है घाघरोन दुर्ग, भटनेर आमेर, ऑप्शन सी है बाला किला, कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी है सोनारगढ़ रणथंभौर या जूनागढ़।
तो इसको अपन एक ट्रिक के माध्यम से पकड़ सकते हैं। क्या ट्रिक याद रखनी है आपको? चीकू, गाजर, आम। अगर ची की बात करें तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ राजसमंद, गागरोन दुर्ग, झालावाड़, जैसलमेर दुर्ग, सोनारगढ़, रणथंभौर दुर्ग और आमेर दुर्ग। तो ये 6 किले ऐसे हैं जिन्हें 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। तो इन 6 किलों में कौन कौन से हैं इसमें? चलो चित्तौड़ की बात करते तो है, गागरोन है, आमेर है। इसका मतलब पहले ही क्या अपना सही आंसर है, यानी चित्तौड़, गागरोन और आमेर, ये तीनों किले जो है यूनेस्को की धरोहर में शामिल है। तो ये सही हो गया, अपना आंसर ए क्या है आपके? सही है। आगे चलते हैं अपन। 79वां क्वेश्चन देखिए आप, 79। देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यानी देवनारायण जी की जो फड़ है वो किस वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है? तो ऑप्शन ए मजीरा, ऑप्शन बी बादल, मांदल और ऑप्शन सी जंतर और ऑप्शन डी कुंडी। तो इसका सही आंसर है जंतर। तो अगर अपन बात करें तो देवनारायण की फड़ तो किस वाद्य यंत्र के साथ? देव जी की फड़ तो गाते हैं बेटा जंतर वाद्य के साथ, जबकि पाबूजी की फड़ गाते हैं रावण हत्ता के साथ, जबकि रामदेव जी की फड़ भी किसके साथ गाते हैं? रावण हत्ता के साथ। जबकि गोगा जी की फड़ गाते हैं डेरू वाद्य यंत्र के साथ। तो डेरू वाद्य यंत्र, गोगा जी की फड़, रावण हत्ता, पाबूजी और रामदेव जी की फड़ और देवनारायण जी की फड़ जंतर वाद्य के साथ गाए जाते हैं। जबकि आप ध्यान रखें, रामदेव जी के गीत जो होते हैं ब्यावला, ये किसके साथ गाए जाते हैं? तो ये गाए जाते हैं आपके तंदूरा वाद्य यंत्र के साथ। जबकि पाबूजी के गीत पवाड़े ये किसके साथ? तो माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। आगे चलते हैं अपन। 80वां क्वेश्चन आपके, कालबेलिया नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है भरतपुर, ऑप्शन डी है धौलपुर। तो इसका सही आंसर है बेटा आपके जोधपुर। ठीक है, कौन सा आंसर है? जोधपुर। देखो मेरी बात सुनो, कालबेलिया जो नृत्य है इसकी प्रसिद्ध कलाकार कौन हुई है? गुलाबो देवी। कौन हुई है? गुलाबो देवी। और गुलाबो देवी का जन्म हुआ है कोटड़ा गांव अजमेर में। कहाँ हुआ है? कोटड़ा गांव अजमेर में। लेकिन गुलाबो देवी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या दिलाई थी? ख्याति दिलवाई थी। इसीलिए गुलाबो को 2016 में पद्मश्री से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। और ये जो गुलाबो है, इस गुलाबो को इस नृत्य की वज्रकीलित और मकबूलियत विधाओं में क्या है? महारत हासिल है। और कालबेलिया नृत्य के लिए जो है इस कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में क्या किया है? शामिल किया है। 2010 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और 2010 में ही जो है कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की जो स्थापना है वो कहाँ पर की गई? तो कुंडा गांव, आमेर, जयपुर के अंदर। और इसी गुलाबो देवी को जो है इस कालबेलिया नृत्य को कालबेलिया जाति सर्प पकड़ने में सिद्धस्त होती है, इसीलिए इस कालबेलिया नृत्य को स्नेक चामर डांस के नाम से भी क्या किया जाता? जाना जाता है। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न आपका, इक्यासीवां क्वेश्चन है, राजस्थान में कवि लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? ऑप्शन ए है जयपुरी, ऑप्शन बी है कुचामनी, ऑप्शन सी है तुरा कलंगी, ऑप्शन डी है शेखावटी। तो सही आंसर आपका कुचामनी। आगे चलते हैं अपन। 82वां क्वेश्चन आपका, मिलान करना है, सुमेलित कीजिए। निम्बार्क संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, दादू संप्रदाय और चरणदासी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन निम्बार्क संप्रदाय की। तो ये किससे संबंधित है? सलेमाबाद से। सलेमाबाद, इसकी प्रधान पीठ कहाँ पर है? सलेमाबाद। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? 4। बिश्नोई संप्रदाय मुकाम, यानी 2 मिला हुआ है।
दादू संप्रदाय नरेना 3 मिला हुआ है और चरणदासी संप्रदाय 1। तो यानी आपको क्या आंसर ढूंढना है, 4 2 3 और 1। 4 ये नहीं होगा, 4 2 ये भी नहीं होगा, 4 2 3 1 ये आपका क्या होगा, सही आंसर, यानी सी इसका क्या है, सही आंसर है। आगे चलते हैं अपन 83वां क्वेश्चन देखें आप। निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी मेला आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए है हाड़ौती, ऑप्शन बी है मारवाड़, ऑप्शन सी है वागड़, ऑप्शन डी है मेवाड़। तो इसका सही आंसर है हाड़ौती। अगर अपन सीताबाड़ी मेले की बात करें तो इसका आयोजन होता है ज्येष्ठ अमावस्या को। किसको में होता है, ज्येष्ठ अमावस्या को। ज्येष्ठ अमावस्या को ये बढ़ता है, कहाँ पर बढ़ता है, तो सीताबाड़ी बारा में। कहाँ बढ़ता है, सीताबाड़ी केलवाड़ा बारा में, सीताबाड़ी केलवाड़ा बारा में बढ़ता है और ज्येष्ठ अमावस्या के दिन बढ़ता है। और इस मेले को सहरिया जाति का जो कि राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है, जिसे आदिम जनजाति समूह में रखा है, तो सहरिया जाति का इसे क्या कहते हैं, कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, कुंभ कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हाड़ौती, क्योंकि बारा किस में आता है, आपके हाड़ौती में। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इससे मिलकर क्या बना हुआ है, हाड़ौती बना हुआ है। आगे देखो, आखा तीज किस माह में आती है। ऑप्शन है बैसाख, ऑप्शन बी है कार्तिक, ऑप्शन सी है चैत्र, ऑप्शन डी है फाल्गुन। तो इसका सही आंसर है बैसाख। अगर अपन बात करें बैसाख शुक्ल तृतीया, बैसाख शुक्ल तृतीया, और इस बैसाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज या अक्षय तृतीया आती है। इस दिन अबूझ सावा होता है, अबूझ सावा, यानी अबूझ सावा का मतलब इस दिन के सभी मुहूर्त जो है मुहूर्त है वो शुभ होते हैं। इसीलिए राजस्थान में आखा तीज पर सर्वाधिक क्या होते हैं, बाल विवाह होते हैं। सर्वाधिक क्या होते हैं, बाल विवाह होते हैं। और बाल विवाह पर 1929 में हरविलास शारदा और चांदगढ़ शारदा ने शारदा एक्ट क्या करवाया था, पारित करवाया था इसकी रोक के लिए, ठीक है, जिसके तहत लड़की की उम्र 14 और लड़के की उम्र 18 वर्ष विवाह हेतु रखी गई थी, जिसे संशोधन करके 1978 में लड़की की 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष कर दी गई, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बैसाख, कृष्ण बैसाख शुक्ल तृतीया। आगे चलते हैं अपन, देखो, जेला, जमेला, पीपल पत्रा, अगोटिया किस अंग के आभूषण हैं। तो आप नामों से ही पता चल रहा होगा आपको। ऑप्शन ए है कान, ऑप्शन बी है अंगुली, ऑप्शन सी है हाथ, ऑप्शन डी है गला। तो इसका सही आंसर है प्रिय विद्यार्थियों कान। ये सब कहां पर पहने जाते हैं, कान में। आगे चलें, 86वां क्वेश्चन देखें आप। सुमेलित कीजिए तेजाजी, मल्लीनाथ, गोगाजी और हड़बूजी, यानी लोक देवताओं को अपने स्थान से जोड़ना है। तो अपन बात करें सबसे पहले तेजाजी की, तो तेजाजी का संबंध पर्वत सर से है, तो इसका मतलब 3 आ जाएगा। मल्लीनाथ का संबंध तिलवाड़ा बाड़मेर से, तो 4 आ जाएगा। गोगाजी का संबंध गोगामेड़ी से, तो 1 आ जाएगा। और हड़बूजी का संबंध बेंगटी से है, तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब अपना आंसर क्या होगा, 3 4 1 और 2। ऐसा आंसर देखिए आप, 1 2 ये सही नहीं है। ऑप्शन बी 3 4 1 2 यही आपका क्या है, सही आंसर है, यानी 3 4 1 2 ये इसका क्या है, सुमेलित। 80वां क्वेश्चन देखो आप। कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की महिला चित्रकार हैं। तो ऑप्शन ए है बूंदी, ऑप्शन बी है नाथद्वारा, ऑप्शन सी है किशनगढ़, ऑप्शन डी है जोधपुर। तो इसका सही आंसर है नाथद्वारा। अगर अपन नाथद्वारा की बात करें तो नाथद्वारा चित्र शैली में घासीराम चतुर्भुज, नारायण ये आदि चित्रकार हुए। लेकिन महिला चित्रकारों की बात करें तो वो कौन हुई है, कमला और इलायची। आगे चलते हैं अपन, निम्न में से असुमेलित हैं, यानी इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है। बात करते हैं अपन, ऑप्शन ए की थेवा कला प्रतापगढ़ की, ऑप्शन बी है पिछवाई कला भीलवाड़ा की, ऑप्शन सी है फड़ चित्रण सापुरा भीलवाड़ा का,
ऑप्शन डी है उस्ता कला बीकानेर की। तो इसका सही आंसर आपके पिछवाई कला, यानी पिछवाई कला भीलवाड़ा की प्रसिद्ध नहीं है, ये कहाँ की है, नाथ द्वारा की। कहाँ की है, श्री नाथ द्वारा की। तो पिछवाई कला क्या है, तो पिछवाई कला श्री नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है, तो भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं और रास लीलाओं के जो चित्रांकन है वो भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे टाके जाते हैं, पीछे टाके जाते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पिछवाई कला। जबकि थेवा कला कहाँ की है, प्रतापगढ़ की, और इसके लिए जो है प्रतापगढ़ का सोनी परिवार प्रसिद्ध है। और ये क्या होता है थेवा कला, तो कांच पर सोने चांदी का सूक्ष्म चित्रांकन वो क्या कहलाता है, थेवा कला कहलाता है। जबकि फट चित्रण शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। ये क्या होता है, तो कपड़े पर देवताओं की जीवन गाथाओं और महान पुरुषों के चित्रण को चित्रित करना वो क्या कहलाता है, फट चित्रण। और उस्ता कला क्या है, उस्ता कला बीकानेर की है, और इसमें क्या होता है, तो ऊंट की खाल पर सोने चांदी का सूक्ष्म चित्रांकन वो क्या कहलाता है, उस्ता कला कहलाता है। आगे चलते हैं अपन, नेवासीवा क्वेश्चन देखें। जल्ला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? ऑप्शन ए है कुआ पूजन के समय, ऑप्शन बी जल चूलनी एकादशी के समय, और ऑप्शन डी वर की बारात का डेरा देखने जाने पर, और ऑप्शन डी है तीज पूजन के अवसर पर। तो अगर अपन बात करें तो इसका सही आंसर है वर की बारात का डेरा देखने जाने पर। यानी ये जो जला गीत है ये एक बबुना और बाबू की प्रेम कथा का गीत था, लेकिन वर्तमान में जो ये गीत है जब सप्तपदी हो जाते हैं यानी 7 फेरे पूरे हो जाते हैं, तो जब दुल्हन को यानी वधू को जानीमासा दुखाया जाता है तब जो है महिलाएं ये गीत गाती है। तो वर की बारात का डेरा देखने जाने पर कौन सा गीत गाया जाता है, तो जला गीत गाया जाता है। देखो मोसर क्या है, ऑप्शन ए है अरावली की जनजाति, ऑप्शन बी इसका संबंध सती से है, ऑप्शन सी मृत्यु भोज की प्रथा, ऑप्शन डी एक झील का नाम। तो इसका सही आंसर है मृत्यु भोज की प्रथा। देखो एक तो होता है मोसर, और एक होता है जोसर। मोसर यानी मरने पर जब बारवा किया जाता है, मृत्यु भोज किया जाता है, तो उसे तो क्या कहते हैं, मोसर। लेकिन जो जीवित व्यक्ति का अगर मोसर किया जाता है, जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज यानी मोसर किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, जोसर कहते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा है, मृत्यु भोज की एक प्रथा है। आगे चलते हैं, 91वां क्वेश्चन देखें आप। राजस्थानी भाषा की व्याकरण शब्दानुशासन किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए है जयचंद सूरी, ऑप्शन बी है हेमचंद सूरी, ऑप्शन सी है नयनचंद सूरी, और ऑप्शन डी है जयसिंह सूरी। तो इसका सही आंसर है हेमचंद्र सूरी। ठीक है ना, हेमचंद्र सूरी ने जो है क्या लिखा है, देखो समझे आप, राजस्थानी भाषा का व्याकरण तो किसने लिखा है, हेमचंद्र सूरी ने, हेमचंद्र सूरी ने। जबकि राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने लिखा है, तो शब्दकोश लिखा है आपका सीताराम लालस ने। और किसके नाम से लिखा है, तो राजस्थानी जुबारी मसाल। जबकि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में अब्राहम गिरेसन ने 1912 में सर्वप्रथम इसका राजस्थानी भाषा का क्या दिया था, नाम दिया था। आगे चलें, 92वां क्वेश्चन देखिए आप। मणिकोल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? तो ऑप्शन ए है विजयदान देथा, ऑप्शन बी है नतमल जोशी, ऑप्शन सी है कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन डी है यादवेंद्र शर्मा। तो इसका सही आंसर आपके विजयदान देथा। तो अगर अपन बात करें, जैसे एक पिक्चर, एक तो है आपकी चरणदास चोर, एक है आपकी दुविधा, एक है परिणीता, और एक है आपका पहली। ये 4 रचनाएं ऐसी है विजयदान देत्ता की, राजस्थानी भाषा के शेक्सपियर की यानी विजयदान देत्ता की, जिन पर
क्या बन चुकी है, फिल्म बन चुकी है। जबकि एक इनकी डॉक्यूमेंट्री पिक्चर है, शॉर्ट पिक्चर है, जिसका नाम है मूंछ मूंछ का अंतर, मूंछ मूंछ का अंतर। इस पर भी डॉक्यूमेंट्री क्या बन चुकी है, पिक्चर बन चुकी है। आगे चलते हैं अपन। 93वां क्वेश्चन देखिए आप। राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी चित्तौड़। तो इसका सही आंसर होगा अजमेर। अजमेर के किशनगढ़ में 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना जो है की गई थी। तो इसका आंसर क्या है, अजमेर, ठीक है। जबकि राजस्थान में अगर अपन सैनिक स्कूल की बात करें तो कितने हैं राजस्थान में सैनिक स्कूल, तो सैनिक स्कूल आपके 3 हो गए हैं। कहाँ है, तो पहला तो था चित्तौड़ जो 1961 में बना था, दूसरा था आपके झुंझुनू जो 2018 में बना था, और तीसरा अलवर जो 2021 में बना था। जबकि मिलिट्री स्कूल कितने हैं राजस्थान में, 2। एक तो आपका धौलपुर में है, एक तो अजमेर में है, और एक आपका धौलपुर में है। जबकि कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं राजस्थान में, 5। कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं, 5। आगे चलते हैं अपन। 94वां क्वेश्चन देखें। राजस्थान से संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव में हैं, आप सभी लोगों को पता है। तो अपन बात करें तो संसद के कितने सदन हैं, 2। अगर संसद के अंग की बात करें तो 3 है, जबकि संसद के सदन की बात करें तो 2 है। एक तो है एलएस का मतलब लोकसभा, और एक है आरएस का मतलब राज्यसभा। जबकि इसके तीसरे अंग की बात करें तो वो कौन सा हो जाता है, राष्ट्रपति। लेकिन अपने को इससे कोई मतलब नहीं। अभी संसद के कितने सदन है, 2। एक तो लोकसभा, और लोकसभा से राजस्थान की कुल कितनी सीटें हैं, 25, और राज्यसभा से कितनी सीटें हैं, 10। अगर दोनों को मिलाए तो संसद में कितनी जाती है, तो 35 सीटें, 35 सदस्य चुनकर जाते हैं। कितने सदस्य, 35। राजस्थान से संसद में कुल कितने सदस्य जाते हैं, 35। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 35। लेकिन अगर आप ध्यान रखें, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान वीएस का मतलब विधानसभा, इसके सदस्यों की बात करें तो कितने हैं, 200 है। कितने हैं, 200 है। आगे चलते हैं अपन। बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 कौन सी विधानसभा में की गई। ऑप्शन ए है 5वीं विधानसभा, ऑप्शन बी है 6ठी विधानसभा, ऑप्शन सी 13वीं विधानसभा, ऑप्शन डी है 15वीं विधानसभा। तो इसका अपन थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट विधानसभा की बात करें, फर्स्ट विधानसभा कब हुई थी, 1952 में, और इसमें सीटें थी अपने 160। जबकि यहाँ पर अपन थोड़ा 1956 में 1 नवंबर 1956 को अपने राजस्थान का एकीकरण क्या हुआ पूरा, और अजमेर की धारा सभा की, जिसके मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय, उसकी 30 सीटें इसमें मिलाई गई। तो कुल कितनी हो गई, 90 हो गई, 190। लेकिन सेकंड विधानसभा का गठन कब हुआ था, 1957 में, और 1957 में इसकी सीटें घटाकर कितनी कर दी गई, 174। कितनी कर दी गई, 174। जबकि फिर अब आप क्या ही चौथी विधानसभा, और चौथी विधानसभा ही 1967 में, और इसमें कितनी सीटें कर दी गई थी, तो 184। कितनी सीटें कर दी गई थी, 184। जबकि छठी विधानसभा आई थी आपके 1977 में। कब आई थी, 1977 में, और इसमें कितनी सीटें कर दी गई थी, 200। तो वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 200। कितनी है, 200। यहाँ पर आप थोड़ा समाप्रार्थी 176 है ना। दूसरी विधानसभा में कितनी गई, देखो पहली में तो 160, दूसरी विधानसभा में 176, और चौथी में 184, और छठी विधानसभा 1977 में 200। यानी इसका सही आंसर क्या होगा आपके, छठी विधानसभा। छठी विधानसभा में राजस्थान की विधानसभा सदस्य संख्या कितनी कर दी गई थी, 200। आगे चलते हैं अपन। (96) प्रश्न आपके, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है। ऑप्शन ए है रतन मंदिर, ऑप्शन बी है प्रकाश मंदिर, ऑप्शन सी है हवा मंदिर, ऑप्शन डी है प्रताप मंदिर। तो अगर अपन बात करें
तो हवा महल की कुल कितनी मंजिलें हैं? 5। और इसका निर्माण 1799 में किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। इसके वास्तुकार कौन थे? तो लालचंद उस्ता, वास्तुकार लालचंद उस्ता। और इसमें 953 तो क्या इसके अंदर झरोखे हैं, जबकि 365 क्या है इसके अंदर? खिड़कियां हैं। क्या है? खिड़कियां हैं। ये 5 मंजिला है। पहली मंजिल का नाम है प्रताप मंदिर या शरद मंदिर, प्रताप ओब्लिक शरद मंदिर, दोनों का नाम आया हुआ है, ध्यान रखें। प्रताप या शरद मंदिर कहते हैं। दूसरी का नाम है रतन मंदिर, रतन मंदिर। तीसरी का नाम है विचित्र मंदिर, विचित्र मंदिर। चौथी का नाम है प्रकाश मंदिर, प्रकाश मंदिर। और 5वीं का है हवा मंदिर। तो पहली मंजिल का नाम प्रताप शरद मंदिर, दूसरी का रतन, तीसरी का विचित्र, चौथी का प्रकाश और 5वीं का हवा मंदिर। तो इस अपना सही आंसर क्या होगा इसका? तो पहली मंजिल का नाम है आपके प्रताप मंदिर। इसी प्रताप मंदिर को शरद मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। देखो, मोरबंदिया, पहरावना और तानना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका सही आंसर है प्यारे विद्यार्थियों गरासिया। कौन सी जनजाति? गरासिया। आगे चलते हैं अपन। 98वां क्वेश्चन देखें आप। राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए है श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी है श्रीमती कुशल सिंह, श्रीमती दिया कुमारी, ऑप्शन डी है श्रीमती कमला बेनीवाल। तो इसका सही आंसर है प्रिय विद्यार्थियों श्रीमती कमला बेनीवाल। तो डी इसका सही आंसर है। अपन उप मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं। उप मुख्यमंत्री कितने बने अभी तक राजस्थान में? तो उप मुख्यमंत्रियों की बात करें तो राजस्थान में अब तक 7 व्यक्तित्व ऐसे हैं जो उप मुख्यमंत्री का पद धारण कर चुके हैं। कौन कौन से? सबसे पहले बात करें अपन तो सबसे पहले उप मुख्यमंत्री थे राजस्थान के टीकाराम पालीवाल। कौन थे? टीकाराम पालीवाल। कब थे? 1952 में। कब थे? 1952 विधानसभा में। उसके बाद में दूसरे बने थे हरिशंकर भामड़ा, हरिशंकर भामड़ा, और ये बने थे 1994 में, ठीक है। जबकि तीसरे कौन से थे? तो बनवारी लाल बेरवा, बनवारी लाल बेरवा, और ये बने थे 2003 में। लेकिन इनका बीच में ही निधन हो गया था, इसीलिए इनकी जगह बनाया गया था कमला बेनीवाल को। कमला बेनीवाल, यानी कमला बेनीवाल भी कब बनी थी? 2003 में। कब बनी थी? 2003 में। जबकि 5वां बनाया गया था सचिन पायलट को, सचिन पायलट को, और ये कब बने थे? 2018 में। जबकि छठे मुख्यमंत्री, छठे और 7वें, ये कौन कौन से हैं? तो एक तो है दिया कुमारी, दिया कुमारी, और एक है आपके प्रेमचंद, डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, प्रेमचंद बेरवा। तो ये दोनों ऐसे मुख्यमंत्री है जो एक साथ, दोनों उप मुख्यमंत्री ऐसे तो दोनों साथ बने हुए हैं। कब बने हैं? ये 2023 में। तो अब तक कुल कितने उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं प्रिय विद्यार्थी? तो 7 बन चुके हैं। पहला कौन है? टीकाराम पालीवाल 1952, दूसरा हरिशंकर भामड़ा 1994, तीसरे बनवारी लाल बेरवा 2003, चौथे कमला बेनीवाल 2003, और 5वें सचिन पायलट 2018, छठे दिया कुमारी और 7वें प्रेमचंद बेरवा, दोनों साथ में 2023 में बने, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। 99वां क्वेश्चन आपका, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए वित्त मंत्री भजन लाल शर्मा, ऑप्शन बी है कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर, और ऑप्शन डी है पंचायत राज मंत्री ओटाराम देवासी। तो प्रिय विद्यार्थियों इसका सही आंसर है वित्त मंत्री भजन लाल शर्मा। ये मुख्यमंत्री है। हालांकि अपने राजस्थान में ऐसी परंपरा रहती है कि जो मुख्यमंत्री बनता है उसी के पास वित्त विभाग रहता है, लेकिन अब की बार ये वित्त विभाग किसे दिया गया है? तो अपने राजस्थान की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी को, श्रीमती दिया कुमारी को जो है ये क्या दिया गया है? वित्त मंत्री का भार दिया गया है। तो वित्त मंत्री भजन लाल शर्मा नहीं है, और कौन है? श्रीमती दिया कुमारी, जो कि राजस्थान की क्या है अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है।
आगे लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। लास्ट प्रश्न आपका, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 11 जुलाई, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 1 दिसंबर, ऑप्शन डी 1 मई। तो प्रिय विद्यार्थियों अपन बात करें तो 11 जुलाई को तो कौन सा मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस। अगर 1 दिसंबर की बात करें तो मनाया जाता है एड्स दिवस, और 1 मई की बात करें तो मनाया जाता है श्रमिक दिवस, और 5 जून की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस। तो अपने को क्या पूछा है? विश्व पर्यावरण दिवस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5 जून। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह आपके जो आज का अपने 16 जून का सफल आयोजन हुआ था टेस्ट का, उसी का आपका सॉल्यूशन था। अब आगे आपके सामने जो है हिंदी का सॉल्यूशन लेकर आएंगे प्रहलाद जी जाट, और शिक्षण अभिक्षमता का भी आपके सामने सॉल्यूशन होगा। और अभी जितने भी आपके सब्जेक्ट बचे उन सबका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।